लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो के बीच में पधारे हुए हैं श्री प्रकाश बागड़ा जी। आप राजस्थान कांग्रेस पार्टी सिविल लाइन अध्यक्ष हैं, साथ ही राजस्थान प्रदेश कमेटी के अभावग्रस्त अभियोग से भी जुड़े हुए हैं, उनके अध्यक्ष हैं, महासचिव। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने अपना समय दिया। जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं कि देश के अंतर्गत अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग मुद्दे लेकर के चलती हैं। देश में विपक्ष भी मजबूत होगा तो रूलिंग पार्टी अच्छी तरह से काम करती है, और अगर मजबूत संगठन है तो देश के बीच में जो मुद्दे हैं उनको अच्छी तरीके से उठाया जा सकता है। जैसा कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं सर, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कांग्रेस पार्टी में कब से जुड़े हैं? कांग्रेस पार्टी में सर मैं सन 2008 से जुड़ा हुआ हूँ, और उस टाइम हम युवा मोर्चा में थे। यूथ कांग्रेस वो थी, उस टाइम यूथ कांग्रेस के अंदर थे। और हमारे जब हम जुड़े कांग्रेस के अंदर तो युवाओं की आवाज़ उठाने वाले हमारे प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जो जयपुर के हमारे नेता है, उनको सिविल लाइन से जी जी उनको देख के और उनके साथ हम जुड़े। और बहुत संघर्षशील नेता है, उन्होंने जयपुर के लिए बहुत संघर्ष किया है। जयपुर के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। ये पृथ्वीराज नगर की लड़ाई हो, या फिर गरीब की या कच्ची बस्ती की हो, या कोई भी किसी प्रकार का कभी कोई भी जयपुर में आंदोलन हुआ है या जनता की आवाज़ उठाई है, तो वो प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी एक ऐसे जन नेता है जिन्होंने जयपुर की जनता की आवाज़ हमेशा उठाई है। चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, हमेशा उन्होंने जनता का साथ दिया है और जनता की आवाज़ उठाई है। तो कांग्रेस में उस टाइम से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और मतलब प्रताप सिंह जी के साथ आप विशेष रूप से जुड़े हुए हैं? विशेष रूप से प्रताप सिंह जी के साथ जुड़े हुए। और उसके बाद में मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर युवा मोर्चा में रहा। युवा मोर्चा में मैं पहले वार्ड अध्यक्ष रहा, फिर ब्लॉक में रहा, फिर डिस्ट्रिक्ट में रहा, प्रदेश में रहा। अभी जब नीरज डांगी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अभी मैं फिलहाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर महासचिव हूँ, अभावयोग प्रकोष्ठ के अंदर जी, और सिविल लाइन्स का मंडल अध्यक्ष हूँ मैं कांग्रेस कमेटी के अंदर। तो सर फिलहाल जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है रुपए के मुकाबले। तो ये महंगाई, अगर मजबूत हमारा विपक्ष है, प्रतिपक्ष अगर देश में मजबूत होगा तो कुछ चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारी देश की केंद्र सरकार है वो इसमें कहाँ तक ये कर पा रही है? ये गलत है या सही है? देखो, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस का जब शासन था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम इन लोगों ने, बीजेपी के जो लोग थे, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, आरएसएस के जो संघ के जो लॉबी के लोग थे, उन्होंने सबने एक देश में माहौल बनाया कि ये मनमोहन सिंह जी गूंगी बेरी सरकार है, बोलते नहीं है। और मनमोहन सिंह जी बोलते कम थे, पर काम ज़्यादा करते थे। उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय मद्दी का दौर था, और अंतर्राष्ट्रीय मद्दी के दौर पे भी उन्होंने देश की जीडीपी दर घटने नहीं दी। जीडीपी को बचा के रखा, रुपए को गिरने नहीं दिया, और आर्थिक स्थिति से देश को मजबूत करा। तो अब मैं इनको बोलना चाहता हूँ, बीजेपी के जो भी हमारे नेता है केंद्र के, कि अब पिछले 13-14 साल से इनकी सरकार है, तो 13-14 साल में इन्होंने क्या किया? तो 13-14 साल के इनका कार्य दिख रहा है कि अब जीडीपी गिर रही है, रुपया गिर रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है।
रुपया गिरेगा तो इनकी डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी। इनकी कार्यशैली इसमें दिख रही है कि 10 साल में ये काम हुआ है देश के अंदर। महंगाई में आप आ जाइए, महंगाई में आप देखिए कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अभी आप लेटेस्ट अपन उठा के देखिए तो दैनिक जो उपयोगी अपने जैसे रोजमर्रा की चीज़ें हो गई, जैसे गैस हो गई, तो गैस में इन्होंने आए दिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल हो गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उस समय भी बहुत कम थी। अंतर्राष्ट्रीय उस समय मनमोहन भी सिंह जी के टाइम में कम उस थी, टाइम भी कम थी, लेकिन उस समय कोई क्राइसिस तो था नहीं। लेकिन क्राइसिस के बावजूद भी यदि हमें जो क्रूड ऑयल है सस्ते दाम पे मिल रहा है तो देश के अंतर्गत सस्ती उसको बेचने में क्या बुराई है भाई? रेट तो वही है। यही बताना चाह रहा हूँ कि जो कच्चे तेल की जो रेट है, क्रूड ऑयल की रेट है, मनमोहन सिंह जी टाइम जो थी वो अभी भी है। तब जब वो उस टाइम 40 रुपये 50 रुपये लीटर लास्ट टाइम, जहाँ तक मुझे पता है कि 65 रुपये लीटर लास्ट था, तो इन्होंने तेल की कीमतें क्यों बढ़ाई और आए दिन बढ़ाते जा रहे हैं। मोदी जी अभी चुनाव हुए, बंगाल चुनाव पूरा हो गया, पूरा कंप्लीट चुनाव हो गया, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो गई, सारे नेता आरएसएस के लोग सब, राजस्थान के सारे नेता वहाँ पे थे, बड़ा काफिला था, बड़ा उनका चुनाव का प्रदर्शन था, उसमें कितनी गाड़ियाँ लगी, जब उन्होंने ऑयल की कोई बात नहीं करी, तेल की। जैसे बंगाल चुनाव खत्म हुए, मोदी जी बोलते कि गाड़ी कम चलाओ। हाँ, क्राइसिस तो 28 फरवरी से चल रहा है, पहले से चल रहा है क्राइसिस तो, क्योंकि जो ये युद्ध हो रहा था जो, तो वो तो पहले भी हो रहा था। तो अब बंगाल चुनाव में इन्होंने कोई उपयोग कर लिया, उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि आप गाड़ी कम चलाओ, कम से कम गाड़ी उठाओ, घर से ज़्यादा काम हो सके घर से काम करो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मोदी जी को कि आप जनता के ऊपर सब कुछ थोप देते हो एक बार बोल के। आप ये बताइए, आप केंद्र के नेता जितने भी ये सब काफिले से चल रहे हैं, उसके बाद में वीडियो आया जो मैंने टीवी में देखा कि गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर मोदी जी ने जैसे आज बोला, दूसरे दिन काफिले से गाड़ियाँ चल रही है, रैलियाँ हो रही है, रोड शो हो रहे हैं, तो आप उनको तो बंद कराइए। आपके हेलीकॉप्टर बंद करो, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, दिन भर हेलीकॉप्टर में घूमने का काम है, जनता से मिलने का, उनके समस्या सुनने का कोई काम नहीं है। तो मोदी जी ने नेताओं के लिए कोई प्रतिबंध नहीं करा और जनता को ये बोल के कि गाड़ी कम चलाओ, सोना मत खरीदो, और ये बोल के वो एड्डी निकल गए। नहीं, वो तो है, बोल दिया उन्होंने, लेकिन इसके प्रति हम जनता को सजग कैसे करेंगे भाई? मेन चीज तो जनता है ना, पब्लिक को जागृत करेंगे कि ये चीज गलत है या सही है। अगर हमारा कांग्रेस पार्टी में ये चीज है कि भाई ये बात गलत है, तो पब्लिक के माइंड में भी तो होनी चाहिए कि तभी तो क्या है, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में पब्लिक जाएगी कि भाई ये मोदी जी गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो क्या है कि पब्लिक तो क्या हुआ कि पब्लिक तो बीजेपी की पार्टी से डरी हुई है, डरी का जो भी आवाज़ उठाता है। आज कांग्रेस का कोई नेता आवाज़ उठाए, सपा का कोई नेता आवाज़ उठाए, या और किसी पार्टी का नेता, आप पार्टी का नेता आवाज़ उठाए, कोई भी विपक्ष की पार्टी का नेता अगर आवाज़ उठाता है तो ये आवाज़ उसकी बंद करने के लिए ये ईडी के छापे उन पर डलाते हैं या कोई मुकदमा दर्ज करवा देगी। प्रशासन इनका है, पुलिस इनकी है, उसके ऊपर कोई ना कोई गिरफ्तारी या कोई दबाव बनवा देगी। तो फिर ऐसे तो नेताओं को तानाशाही हो जाएगी। हाँ, ये तानाशाही का राज है, ये बिल्कुल आप लिख के ले लीजिए, तानाशाही का राज है। तो ये तानाशाही फिर खत्म कैसे होगी देश में? ये तानाशाही खत्म होगी क्योंकि युवा अब जाग चुका है, युवा जो है वो अब जाग चुका है। अभी आपने फिलहाल में देखा होगा कि सोशल मीडिया के अंदर जो कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से नहीं, एक पार्टी नहीं है, वो एक तरह से वो संगठन है, अपने आप में अलग से है, वो पार्टी भी नहीं कह, क्योंकि वो उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं है अपन, वो एक संकेत है कि आप उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से, हम ये कह सकते हैं कि वो एक जनता को जागृत करने का एक मैंडेट जो किस तरह से तैयार होता है, उसको तैयार करने में युवा जो वर्ग है वो पूरा परेशान है, प्रतिपक्ष का काम करेगी वो। हाँ, युवा वर्ग पूरा परेशान है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जगह जगह
अभी आपने देखा होगा महंगाई हुई तो जयपुर में हुआ, राजस्थान में हुआ, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। और जनता के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, नेता जनता के साथ हमेशा खड़े हैं। हर जनता के हर मुद्दों को जयपुर में भी उठाया जाता है। जयपुर में हमारे जो सीनियर नेता है प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी, वो आए दिन आप देखते होंगे फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन प्रताप सिंह आवाज जी अकेले उठाते तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, जब तक नहीं। कि बाकी पूरे राजस्थान में या पूरे देश के अंदर जब तक कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, जब तक वो एकजुट होकर के आगे नहीं बढ़ेंगे तो जनता का विचार तो एकदम, एक व्यक्ति से एक जना क्या फोड़ सकता है, एक जना बाहर थोड़ी फोड़ सकता है कोई। देखो ये बात तो तय है कि जनता का विचार अब बदलने लग गया है। जनता अब फिर कांग्रेस को याद करने लग गई है। गहलोत जी भी सक्रिय हाँ, हैं। गहलोत जी बहुत सक्रिय है। गहलोत जी हर प्रोग्राम में जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं, अभी बंगाल चुनाव में भी थे। गहलोत जी बिल्कुल सक्रिय। और जो जनता क्या है कि आप गाँव में जाओ या आप सिटी में जाओ, कहीं जाओ, आप हॉस्पिटल के बाहर जाओगे तो गहलोत जी याद करते हुए नजर आएगी। जनता आज गरीब बेचारा जो इलाज नहीं करा पाता, वो चिरंजीवी योजना से बिना पैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिला होता है उसका इलाज हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है 3, 4, 5, 10 लाख के। वो योजना भी गहलोत साहब ने 25 लाख की कर रखी थी, इन्होंने आते उसको 15 लाख में कर दिया। तो गहलोत जी को सभी याद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी फुल मजबूती के रूप से अपना संघर्ष कर रही है और विपक्ष का पूरी भूमिका निभा रही है। आप केंद्र की बात करें, केंद्र में राहुल गांधी जी के आप स्टेटमेंट देखिए। राहुल गांधी जी नीट का पेपर लीक हुआ हो, महंगाई हुई, पेट्रोल हुई हो, या फिर मोदी जी इडली में मेलोडी खा रहे हैं, मेलोडी से दे रहे हैं, उसकी रील बना रहे हैं, तो सबका उन्होंने विरोध किया और जनता को बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया। और राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक मोदी जी को बोला हुआ है कि आप आइए मेरे सामने और आमने सामने चर्चा कीजिए, आप मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे पाओगे। राहुल गांधी जी ने ये कोई 5 साल से बोल रहे हैं कि आप मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे पाओगे, और आपने जवाब दे दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसके बावजूद भी कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी जी देखो क्या है कि पूरे जोर शोर से पूरे लगे हुए हैं। हाँ। लेकिन लगने के साथ साथ क्या है कि पब्लिक को जागृत करना बहुत जरूरी है। हाँ, पब्लिक जब तक आपके फेवर में नहीं आएगी, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत जब तक हम देखते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या है, जनता जो है वो आपके साथ है, तो वही एक सच्चा लोकतंत्र माना जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फिलहाल अभी जो पेपर लीक मामला है, इसमें आप लोगों ने जब पेपर लीक हुआ है तो जोर शोर से देश में, राज्य में, प्रदेश में आपने प्रदर्शन किया या नहीं किया? या नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ऐसा जोर से किया जाना चाहिए, लगातार उस चीज़ का विरोध होना चाहिए जिससे क्या है कि ये लगे कि हाँ भाई ये मजबूत प्रतिपक्ष है। देखो पेपर लीक का जो मामला है उसमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर प्रदेश के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर विधानसभा के अंदर, गांव-गांव, डांड-डानी ये विरोध प्रदर्शन हुआ है नीट का। हर जगह, हर वार्डों के अंदर, हर विधानसभा के अंदर, हर जगह नीट का विरोध प्रदर्शन हुआ है। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और इससे शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मांगने की मांग भी करी है केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान जी की। और नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसके लिए सब जागरूक है। और युवा जो है, युवा भी कांग्रेस के साथ खड़ा है। युवा कांग्रेस के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि मोदी जी सरकार के अंदर केंद्र के जो पेपर होते हैं वो, जहाँ तक मुझे पता है कि 89 पेपर के आसपास लीक हुए हैं। और इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी चुप है। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। ये वो वहाँ पे बाहर विदेश में मेलोडी देने में, खाने में व्यस्त है, रील बनाने में, और यह युवाओं की कोई मन की बात नहीं करी। प्रधानमंत्री जी आते कई बार रेडियो में इनमें मन की बात करते हैं,
तो आप मन की बात तो करते हो, आप बेरोजगारी, युवाओं की और जो देश में जो स्थिति हो रही है उसकी आप बात ही नहीं कर रहे। नहीं, अगर देखें इसमें देश में फिलहाल बंगाल के चुनाव हुए हैं, तो बंगाल के चुनाव में आपकी जो पोजीशन है कांग्रेस पार्टी की वो बहुत ही जीरो रही है, और बाकी जो अन्य दल हैं उनकी भी पोजीशन को खास नहीं रही है। तो इसमें फिर आप पीछे कैसे रहे कांग्रेस पार्टी? तो बंगाल चुनाव में जो हुआ है इसमें ये भी अपन मान सकते हैं कि जो क्या है कि ये क्या नाम है, ममता जो है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी से भी चलो कई लोग वहाँ पे नाराज़ थे, और ये होता है जो 15 साल से वो सरकार में थे तो नेगेटिव कई इशू रहते हैं। उसके बावजूद क्या है कि बंगाल में आपने देखा हो कि ऐसे जो इन्होंने कराई उसमें इन्होंने कई नाम काट दिए, लाखों नाम काट दिए। ये क्या करते हैं कि ये टारगेट करते हैं कि कांग्रेस के जो वोट बैंक है वहाँ से नाम काटा जाए, सबके नाम काट के और अपने हिसाब से नाम बनाए जाए, वोटिंग लिस्ट बनाई जाए। दूसरी बात ये है कि आप सरकार केंद्र में इनकी, केंद्र के सारा प्रशासन, सारे नेता, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, सारी मध्य प्रदेश की पुलिस, सारी पुलिस वहाँ पे तैनात थी और वहाँ डराया धमकाया जा रहा था। बहुत दादागिरी का वहाँ पे वो रहा। अभी भी आप देख रहे हो कि बीजेपी के आने के बाद भी आए दिन वहाँ पे हंगामे हो रहे, मायावती की जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ममता बनर्जी की जो कार्यकर्ता है उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किसी दुकान जलाई जा रही है। तो ये सब तानाशाही है, इसको जीत नहीं बोल सकते अपन, ये सब एक तानाशाही से सब चल रहा है। ये डरा धमका के वोटिंग करवा रहे हैं। और ईवीएम मशीन पे कई बार सवाल उठे, ईवीएम मशीन में कई बार सवाल उठे, अपन आज तक इन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया। ईवीएम मशीन में जब भी सवाल उठा और आना इन्होंने कोई जवाब दिया अभी तक नहीं। ईवीएम जो है, ईवीएम मशीन में जब चुनाव होते हैं तो उसमें दोनों ही पार्टियों के जो एजेंट्स हैं वो लोग बैठते हैं, और जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा भी जांच कराई जाती है। तो फिर उसके पश्चात ईवीएम में खामियां कैसे हो सकती हैं? देखो, ईवीएम में आप दोनों एजेंट बैठते हैं, उन्हें बीएलए कहते हैं, दोनों एजेंट वहाँ बैठते हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों। वो एजेंट का काम ये होता है कि वो सब आता है, जब वोटिंग डालने जो आता है उनका नाम और फोटो चेक करते हैं, उसमें टिक लगाता है ये आ गया और वोटिंग हो जाती है। उसके बाद जब पेटियाँ बंद होती है तो ईवीएम मशीन तो इनके पास ही रहती है, निर्वाचन आयोग के पास मशीनें इनके पास रहती है, हर चीज़ें इनके पास है। वो तो जो एजेंट होता है वो जो चुनाव होता है सुबह से लेकर शाम तक ही बैठता है वहाँ पे रूम में, उसके बाद में और पहले तो इनके पास ही रहता है सारी मशीनें सारी वो है। लेकिन क्या है कि ईवीएम मशीन जो है वो सील की जाती है, वो सबके सामने ही तो की जाती होगी। तो सबके सामने सील की जाती है, मैं आपकी बात मानता हूँ। अपन की सीलें खुलती भी है, सील हो भी जाती है। अभी बंगाल चुनाव में कई वीडियो आए जो मीडिया में चले। तो इसमें फिर अगर ऐसा है तो पार्टी को कोर्ट में जाना चाहिए। इसमें पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है और अब आने वाले टाइम में कोर्ट में भी जाएगी, कोर्ट की शरण लिए है। अपन कोर्ट में पहले जाता, मुझे पता है कि पहले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब हुआ था ये याचिका दायर की थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ध्यान दिया नहीं। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ध्यान दिया नहीं, और आने वाले समय पे कोर्ट में जाएगी। कोर्ट में जाने से मैं ये मानता हूँ कोर्ट में क्या, तो जनता ही जागरूक हो गई, अब जनता ही जवाब देगी इनको, और आने वाला चुनाव बैलेट पेपर से हो तो वो पारदर्शिता से होगा। फिलहाल प्रदेश में बेरोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बेरोजगारी पे आप आइए तो सरकार की कोई मंशा है ही नहीं, सरकार ने कोई प्लानिंग करी नहीं। बेरोजगारी में तो रोजगार देने के लिए सबसे पहले तो जगह चाहिए, और जगह चाहे कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, जब आपके पास जगह ही नहीं है रोजगार कैसे दे पाएंगे? नहीं, जगह कैसे नहीं है, जगह आप जाइए आपके आसपास के, आप सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो अपने काम आते, जैसे आप पास में चिकित्सा डिस्पेंसरी होती है उसमें जाइए, आप देखो कितना सा स्टाफ है। आप आसपास के थाने में चल जाइए, इंचार्ज साहब से आप पता करिए,
वो बोले कि यार थाने में 15 मेंबर है, 17 मेंबर है, 20 मेंबर है, गश्त नहीं कर पाते, वो नहीं, जगह सब जगह है। जब जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, इतना आपके पास टैक्स आ रहा है, इतना पैसा सरकार के पास आ रहा है, तो आप युवाओं को रोजगार दो ना, सरकारी भर्तियाँ निकालो, सरकारी सुविधा में निकालो। जो आप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रोजेक्ट आप जयपुर में लाओ, राजस्थान में लेके आओ, उससे प्राइवेट जॉब भी असर पड़ेगा। तो रोजगार की तो बात ही नहीं कर रहे, रोजगार ही देना ही नहीं चाहते। ये तो बस चुनाव जब आते हैं, जब ये रोजगार, महंगाई, सब चीज़ों से, किसानों से, सबके मुद्दों से ध्यान हटाकर हिंदू मुस्लिम किसानों की बात आती है। किसानों को फिलहाल खाद की समस्या सामने आई है। तो खाद की जो समस्या है वो सामने किसानों के है, बिजली की भी समस्या है खास तौर से देखा जाए तो। और किसानों की तो एक नहीं अनेक समस्याएं होती हैं। किसान एक ऐसा इंसान है जो अन्नदाता कहलाता है और वो सबको एक तरह से पालन पोषण करता है। उसी के साथ कोई भी जो गवर्नमेंट आ जाती है तो ये किसानों का मुद्दा हमेशा ही क्यों खड़ा रहता है? तो किसानों का मुद्दा हमेशा खड़ा रहता है, ये तो मैं बता नहीं सकता कि कांग्रेस के राज में तो किसानों का हर खाद से लेके या सब्सिडी से लेके, या आप माने कि अपने मनरेगा योजना, जबकि हमारे कांग्रेस के ही लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जी सर, हाँ उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। वो नारा आज तक भी चलता है। और आज भी जब बच्चे इतिहास पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं तो उसमें ये नारा लिखा हुआ मिलता है। और कांग्रेस पार्टी उसी के साथ है, जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस पार्टी भी हमेशा लगाती आई है। और बात यह है कि किसानों की बात माने तो कांग्रेस जब सरकार में आई, अशोक गहलोत जी आए, तो उन्होंने 22,000 करोड़ का कर्ज माफ़ किया किसानों का। हाँ, किसानों को 22,000 करोड़ का कर्ज माफ़ किया। और किसानों के लिए सब्सिडी भी लेके आए। और कांग्रेस का आप देखें तो केंद्र में जो मनरेगा योजना जो चली, मनरेगा योजना जो चली, वो योजना भी कांग्रेस लेके आई। ये मैं तो इनसे ही बोला, आप किसानों के लिए लाए क्या? आज उसका नाम चेंज कर दिया है। हाँ, जीवी राम जी, उसका नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने में तो एक्सपेक्ट है, नाम तो आप किसी चीज़ का चेंज करा लो इनसे, नाम चेंज करना इनको आता है बस, और कुछ नहीं। ये किसानों के लिए ना कभी सोचते ना कभी कोई बात करते किसानों की। फिलहाल हम देखते हैं कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे इंडिया गठबंधन बना है। और इंडिया गठबंधन जो है वो सारा का सारा एक ज़माना था वो कांग्रेस के वोट से ही बना है ये। तो फिर इन गठबंधन की ज़रूरत क्या पड़ेगी कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस को इन क्षेत्रीय दलों ने ही काटा है। अक्सर देखा जाए तो ममता पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस के ही वोट से बन रही अब। तो फिर इस गठबंधन की जरूरत क्या पड़ेगी? क्या कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, कि वो अपने दमखम पे अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करे, अपने देश के अंतर्गत एक छत्र छाया में प्रतिपक्ष को मजबूत करके आगे बढ़े? देखो क्या है कि अभी जो समय है वो विपरीत समय है। कांग्रेस इतने सालों से विपक्ष में लड़ रही है। और तो क्या होता है कि जैसे परिवार के अंदर आपस में 5 भाई होते हैं तो उनमें भी आपस में कई बार फूट हो जाती है, अनबन हो जाती है। वैसे कांग्रेस में भी कई बार फूट के कारण ही अन्य कई पार्टियां बनी हैं। हाँ, ये पार्टियां बनी हैं। और शरद पवार से लेके मानो आप ममता बनर्जी की पार्टी मान लो, ये सब कांग्रेस से। वो बात ठीक है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अभी एक सूत्र में है, चाहे वो डर से हो चाहे भय से हो, किसी भी तरीके से हो, एक संगठन में है, वो चाहे एक सूत्र में है, उनका नेतृत्व मजबूत है। तो क्या इन चीज़ों से हमें सीख नहीं लेनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि भाई बीजेपी अगर नेतृत्व मजबूत रखती है तो कांग्रेस क्यों नहीं रख सकती मजबूत? नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत है, कोई कमजोर नहीं है। आप अभी राजस्थान में देखिए, नेतृत्व बिल्कुल मजबूत है, कोई कमजोर नहीं है। कांग्रेस पूरी मजबूत है, मजबूती से लड़ती है। इंडिया गठबंधन जो है वो इनका आपसी जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, क्षेत्रीय जो पार्टियां है उन सबको मिला के इंडिया पार्टी का गठबंधन किया है। नहीं, गठबंधन था। अभी देखा आपने
कि ममता बनर्जी अकेली लड़ी है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे, तो फिर ये गठबंधन तो स्वार्थ का गठबंधन हुआ एक तरह से देखा जाए तो। अब इसको अब स्वार्थ का गठबंधन मान लीजिए, अपन स्वार्थ का गठबंधन अपन मान नहीं सकते ना इसको। अभी तो ममता बनर्जी बोल रही है, और भी तो नेता है गठबंधन में, एक ममता बनर्जी की पार्टी थोड़ी। भाई इधर चले जाएं हम दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तो खैर साथ लड़े थे आप लोग, आप आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी के साथ, लेकिन केजरीवाल जी भी कई बार क्या है कि बीच बीच में क्या है साथ में है वैसे तो, लेकिन बीच में जैसे ही मौका मिला तो वो भी हथौड़ा मार देते हैं। तो विपक्ष के अंतर जो देखा जाता है मोस्टली, विपक्ष क्या सही विपक्ष की तरह भूमिका निभा रहा है, या अपने आप में कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूलिंग पार्टी का ही कोई बंदा उसमें घात लगा रहा है? देख, ये तो रूलिंग पार्टी का बंदा धाग लगा रहा है, वो ये सब फालतू की बातें है ये तो सब। इसमें क्या है कि कुल मिला के बात इतनी सी है कि क्या है कि अभी तानाशाही चल रही है। तो आप कोई भी नेता या कार्यकर्ता आवाज़ उठाता है, कोई अपने गांव में उठाता है या कोई अपने डिस्ट्रिक्ट में उठाता है, तहसील में उठाता है, प्रदेश में उठाता है, तो उसके ऊपर तो इन्होंने पुलिस प्रशासन से उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, धमकाया जाता है, केस कर दिया जाता है। तो जो ये कांग्रेस पार्टी के जो टूटी है, जो कारण भी ये है, कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये आज मुझे जहाँ तक पता है 7,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता, 7,000 कांग्रेस कार्यकर्ता नेता जो बीजेपी में शामिल हुए 13 साल के अंदर, 7,000 का रिकॉर्ड है पूरा जो बीजेपी में शामिल हुए। तो आप जब वो कांग्रेस में रहते हैं, तो कांग्रेस में जब वो थे, जब तो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, ईडी के छापे डाल रहे थे, अब वो धुलाई हो गई और वहाँ जाते ही वो साधु संत महात्मा बन गए। तो बात इतनी सी है कि अभी अराजकता का माहौल है और तानाशाही है, कुल मिला की बात इतनी है। तो लोकतंत्र में जनता अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही, विपक्ष भी आवाज़ उठाता है तो उसको दबाया जाता है। ये इस जगह मैं राहुल गांधी जी की तारीफ करूँगा कि राहुल गांधी जी इतने सालों इतना आरोप लगा, इतने ईडी के छापे पड़े, उनकी सिस्टर प्रियंका वाड़ा पे उन पे पड़े छापे, और उनके हर जगह से उनको तोड़ा गया, अपन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। आज भी वो देश की जनता के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, अमीर के साथ, गरीब के साथ, व्यापारी के साथ, हर वर्ग के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। हाँ, तो ये चीज़ आप पब्लिक को बताओ कि भाई हम आपके साथ हैं, ताकि पब्लिक को एक विश्वास हो। नहीं, पब्लिक को विश्वास, भाई जिस दिन विश्वास हो जाएगा पार्टी सत्ता में आ जाएगी। तो ये तो बात है कि पार्टी सत्ता में आएगी। ये तो आज हम भी कहीं पे जाते हैं तो अब लोगों के जो विचार है वो चेंज हो रहे हैं। हाँ, वो तो कि ये यार देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो काम करता है। तो वो काम तो करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब मैं बात करता हूँ प्रदेश राजस्थान के। राजस्थान के अंदर फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है? भजन लाल सरकार कितना काम कर रही है युवाओं के लिए, किसानों के लिए? पानी बिजली की जो समस्या है वो सही है या नहीं है? आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे? तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भजन लाल सरकार का कोई काम में कुछ दिख नहीं रहा, ना जनता को दिख रहा। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री दाल बाटी चूरमा खाने में व्यस्त है। आप कोई भी निमंत्रण दीजिए, दाल बाटी खाने पहुंच जाते हैं, लाडू खाने पहुंच जाते हैं। वो सिर्फ हवाई यात्राएं करते हैं। अच्छा। हाँ, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, बढ़िया हवाई यात्रा करते हैं। अभी फिलहाल में उनके जो पूरे बाजार के अंदर था कि उनका साला है प्रमोद, साला जो भूमाफिया गिरोह से जुड़ा हुआ है, पूरे बाजार में आज तक 3 साल से ये था कि ये इनका साला है प्रमोद। वो सारे काम देख रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो ये सब करप्ट आदमी है। और सीएम साहब जो है भजन लाल जी का पूरा परिवार, साले, जीजा, जितने भी है पूरा परिवार, इनके बच्चे मान लो, सब सिर्फ कमाई में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, और कोई काम नहीं है। मैं बता रहा हूँ इस सरकार का 0 काम है। एक भी काम राजस्थान का जो भी नेता है या मंत्री, एक भी काम गिना के बता दीजिए
एक भी काम इनका नहीं है। और राजस्थान के अंदर ये बात तय है कि परिवर्तन आएगा। नहीं, अगर इस तरह से अगर आप बातें कर रहे हैं कि भाई कमाई में लगे हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं, पब्लिक का ध्यान नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी पार्टी होने के नाते उसका कर्तव्य है कि आम जनता को इस चीज़ से रूबरू कराए कि ऐसा चल रहा है। नहीं, आम जनता से रूबरू करा रहे। कांग्रेस तो चुप है ही नहीं राजस्थान के अंदर। राजस्थान में हर जगह हर जो भी मुद्दा होता है उसको लेके सड़कों पे उतरती है, रोडों पे उतरती है। अभी आप आइए, अभी नौतपा चल रहा है, गर्मी बहुत तेज़ है। अभी गर्मी के टाइम पानी की व्यवस्था इनका बिल्कुल जीरो है, पानी मिल नहीं पा रहा। जयपुर की ये हालत है, जो राजस्थान की राजधानी है, जयपुर में ये हालत है कि पानी नहीं मिल पा रहा। अच्छा, बीसलपुर वाली जो परियोजना है उसके बारे में कुछ मैंने सुना है कि वो अभी टच में नहीं है। देखो, बीसलपुर की योजना जो आई है, बीसलपुर की योजना कांग्रेस के टाइम ही आई थी और बीसलपुर की योजना चल रही है। अपन बीसलपुर की इन्होंने पानी जो है ना, ये खुद ही कम कर लेते हैं, खुद ही ज़्यादा कर लेते हैं, पानी बढ़ाते नहीं है। पानी को उनको बढ़ाना चाहिए। पानी ये मानो आप किसी आधा घंटा आ रहा है, किसी 1 घंटा आ रहा है, किसी के 20 मिनट ही आ रहा है। तो पानी के जयपुर में चाहे वीआईपी लोकेशन हो या कच्ची बस्ती हो या कोई कॉलोनी हो, कैसे भी इलाके हो, इसमें कोई भी मतभेद वो नहीं होना चाहिए कि सबको समानता का अधिकार है। और सब जगह ये नहीं आप पोस्ट कॉलोनी में अच्छे पानी भेज रहे हो, सब जगह आप पानी की व्यवस्था सुधारें। मैं ये मानता हूँ कि सुबह शाम 2-2 घंटे पानी तो कम से कम दें ये। और अभी हमने इसका विरोध प्रदर्शन किया, जल भवन का घेराव किया। हमारे माननीय हमारे जो नेताजी है, लीडर है, और प्रताप सिंह खाचरियावास जी, उनके नेतृत्व में हम सब ने वहाँ पे जोरदार प्रदर्शन किया। और उसका ये हुआ कि अधिकारियों को हमारी बात माननी पड़ी और हैंड टू हैंड वहाँ पे 2 लाख लीटर पानी बढ़ाया गया जयपुर की जनता का। और वहाँ पे हैंड टू हैंड ऑर्डर पास किए। हम वहाँ से जब हटे, जब ऑर्डर हमारे हाथों में आए, प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी भाई अड़े रहे कि नहीं हमें ऑर्डर दो, तो ऑर्डर दिया। उसके बाद में खाचरियावास जी वहाँ से हटे और जनता को इससे बहुत रिलीफ मिला है। नहीं, अच्छी 2 बात लाख है ये। लीटर का। लेकिन फिलहाल अभी जो सड़कों की हालत है, देखा जाए गली गलियों में जाते होंगे, आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ, तो सड़कों की जो स्थिति है फिलहाल कुछ जर्जर सी नज़र आ रही है। तो ये इसके पीछे आप लोगों ने क्या कुछ कदम उठाया है सरकार को जागृत करने का? सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। जयपुर में सांगानेर से मुख्यमंत्री बने भजन लाल जी, आप उनके क्षेत्र में जाके देखिए। सीएम के जो क्षेत्र है, सीएम के क्षेत्र के अंदर, मानसरोवर के अंदर, मांगियावास के अंदर, पत्रकार कॉलोनी के अंदर, मोहना मंडी के अंदर, इस्कॉन मंदिर रोड पे आप जाके देखिए। ऐसी हालत हो रखी है रोडों की कि आदमी जा नहीं सकता। बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात आने वाली है। अभी भी जयपुर के अंदर सारे नाले बंद पड़े हैं, नाले सब बंद पड़े। जब कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ हानि होगी, जनहानि होगी, जब इनको याद आएगी। कोई सफाई नहीं हो रही है। तो बात इतनी सी है कि अभी अधिकारी भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, कोई लगाम लगाने वाला कोई नेता ही नहीं है। और नेता सब अपने बटोरने में व्यस्त है कि 5 साल का समय था अपना, 2.5 साल पूरे हो गए, अब 2-2.5 साल और बच्चे अपने पास, तो जितना अपने पास माल आया उतना ले लो। तो इस तरह से तो ये देश को बर्बाद ही कर रहे हैं। देश को बर्बाद खाने के बर्बाद देश हो ही रहे हैं। आप अभी आपसे अभी बात हुई, जब अभी अपनी बात चल रही थी कि जीडीपी दर के बारे में, रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो ये देश के नेता सर्वभ्रष्ट हो गए, जब तो हो रहा है ये सारा काम। और क्यों हो रहा है? कोई प्लानिंग नहीं है किस चीज़ को लेके। केंद्र के अंदर नेता जो होते हैं वो पहले प्लानिंग होनी चाहिए कि 10 साल 15 साल तक भी अगर देश को चलाना है तो उसकी क्या प्लानिंग है। प्रकाश जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक ट्रेंड चला है अभी, पैसे वाला भी चला है और कुछ जो वस्तुएं भी दी जाती हैं, मानता हूँ मैं अच्छी बात है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये फ्री बीज की जो पॉलिसी है पब्लिक को, जैसे कि बिहार चुनाव इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को डाले, तो ये गहलोत साहब ने भी मोबाइल दिए थे,
तो इस फ्री बीज की जो स्थिति है, क्या ये देश के लिए खतरनाक नहीं है क्या? देखो, चुनाव के टाइम जो प्रलोभन दिया जाता है, केजरीवाल भी देते थे दिल्ली के प्रलोभन जो अंदर। चुनाव के टाइम दिया जाता है वो बिल्कुल गलत है। क्यों आप सत्ता में आने के लिए प्रलोभन दे रहे हो? बिहार चुनाव के अंदर वोटिंग वाले दिन 10-10 हजार रुपये अकाउंट में आ रहे हैं। एक तरह से वोट फिर निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? वोट खरीदना हुआ ये तो। नहीं, फिर नियमों का तो उल्लंघन हो गया ना इसमें। नहीं, नियम तो तोड़ दिए इसको लेके देखिए आपके जब आचार पास संहिता स्टेट के भाई कांग्रेस के पास बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं। अभिषेक मनु सिंह भी है, कपिल सिब्बल कपिल साहब सिब्बल जी हैं, हैं। बहुत अच्छे हैं, देश के अच्छे अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। तो क्या इन लोगों को, कांग्रेस को इस बात को लेकर के आगे नहीं आना सर, मैं चाहिए? भाई एक देश का मामला है ये। देश का मामला है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और देश की जनता के साथ खिलवाड़ है ये तो। हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा है। बात है सुप्रीम कोर्ट की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी केंद्रीय नेताओं के इशारों पर चल रहा है। अब भी नीट के पेपर लीक हुए, इससे पहले पिछले साल भी नीट का पेपर लीक हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि क्या बोला गया कि नीट का पेपर रद्द नहीं किया जाएगा। लीक तो हुआ है, थोड़ा हुआ है। थोड़ा क्या मतलब हुआ? लीक हुआ है थोड़ा हुआ, थोड़ा ज्यादा क्या मतलब? लीक तो लीक होता है। लीक हो गया पेपर, रद्द करो। पिछले साल आपने नीट के पेपर रद्द ही नहीं करे। जब तक पेपर माफिया को नहीं, वो तो ठीक है, न्यायपालिका का मैटर है। लेकिन हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, ये भी तो क्या है, एग्जीक्यूटिव जितने भी हमारे मंत्री हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित जो अभी फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान हैं, या जो भी हमारे, मैं ये तो बता रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी तो जवाब ही नहीं दे पा रहे ना। आप ये देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान जी का अभी तक युवाओं के लिए उन्होंने आधा एक घंटा निकाल के लाइव आके मीडिया में, प्रश्न ये है ना कि पेपर लीक कहाँ से हुआ, क्या सोर्स था, कैसे हुआ? बहुत अच्छी बात आपने ये बताई। चीज होनी चाहिए। लिंक से लिंक पकड़ के जैसे अपराधी को पकड़ा जाता है, तो क्या यहाँ पे इसको सीबीआई को नहीं लगाया जा सकता है कि भाई इसमें आप अपराधियों को पकड़ो और कौन है जो देश के सामने लाए कि भाई इस तरह से अपराध हो रहा है? जो क्या है कि पब्लिक के साथ खिलवाड़ कैसे हो सकता है? पेपर लीक माफिया में अभी नीट का पेपर में आया, प्रेजेंट वर्तमान की स्थिति नीट के पेपर की है। नीट के पेपर की बात चल रही है, तो नीट के पेपर में 22 लाख युवाओं का 22 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में है। कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया है इसको लेकर। भविष्य खतरे में है। और नीट का पेपर लीक होने से बेचारे कई, मैंने देखा गाँव के अंदर, इनके अंदर उनके पिताजी कोई ब्याज में पैसा लेके आ रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है कि बेटा ले कोचिंग सेंटर में जा, तो जयपुर जाओ, वहाँ पढ़ाई कर। हाँ, महिलाओं ने गहने बेचे हैं, महिलाओं ने गहने बेच दिए, लोन लिया है, चीजें हैं, जमीन भी गिरवी रखी है। हाँ, एजुकेशन लोन ले रखा है, कईयों ने जमीनें गिरवी रख रखी है किसानों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उनकी कोई अहमियत नहीं, यानी देश के नागरिक नहीं है क्या वो देश के नागरिक है, अपन इनकी नजरों में नहीं है। क्योंकि जो भी आवाज उठाता है, किसी को खालिस्तानी बता देते हैं, किसी को पाकिस्तानी बता देते हैं, किसी को क्या बता देते हैं, तो ये गुमराह करते हैं बस। आज मुद्दा नीट का चल रहा है, बच्चों के भविष्य का चल रहा है, युवाओं की बात पे चल रहा है। ये थोड़े दिन बाद में ये इसको मामले को दबाने के लिए कोई हिंदू मुस्लिम युद्ध लड़ाई करा देंगे, या कोई फायरिंग करा देंगे, कुछ और करा देंगे। तो ये 13-14 साल के अंदर ये बिल्कुल तानाशाही का राज है। और इसमें बस ये जो जनता के मुद्दे होते हैं इनको दबाते हैं, ये इसमें कोई सुधार नहीं करते। तो नीट का जो पेपर लीक हुआ है, इसमें आप बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जहां से लीक हुआ है पहले वहां तक सीबीआई को पहुंचना चाहिए, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी। क्योंकि कोई ऊपर से हवा से पेपर तो आ नहीं गया, पेपर कहीं ना कहीं से लीक तो हुआ है, कहीं तो कहीं हुआ है, कहने के से लीक हुआ है, सरकार का सिस्टम तो फेल हुआ है। धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो है, आग तो है, और आग है और धुआं उठा है, तो उस आग तक पहुंचना जरूरी है कि आग कहाँ से लगी, कैसे लगी। तो ये कैसे पहुंचेगी सर? क्योंकि जो मेन सबूत थे वो तो जला दिए गए, आग लग गई, शिक्षा विभाग के दफ्तर पे तो आग लग गई, कहाँ से सबूत आई? सीबीआई क्या जांच करेगी?
सब षड्यंत्र है। इनको पता था कि हम फंसेंगे, सीबीआई की जांच चल रही है, 22 लाख युवा रोडों पे खड़ा है, उनके माता है बहनें उनकी सब रोडों पे खड़े हैं और इसका भारी विरोध होगा। अगर ये पकड़ में आता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता तो युवा रोडों पे वैसे अगर इस्तीफा दे देते हैं तो खुद ही इसका मतलब तो ये हुआ, पहली बात तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना कि भाई मैं इस चीज की जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं कामयाब नहीं रहा इसमें, वो तो अंतरात्मा की बात होती है। दूसरा एक होता है कि आप अगर इस्तीफा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये मानते हैं कि गड़बड़ी हुई है। नहीं खुद ही मानते क्या है, गड़बड़ी तो हुई है, गड़बड़ी हुई जब तो आप सिक्कर में भी दो लड़कों को पकड़ा है। हाँ, और जगह पकड़ा दे चल रही कुछ है, लोगों को पकड़ा गया है इस हाँ, मामले में, लेकिन इसमें हो सकता है कई निर्दोष भी फंस जाएं। देखो क्या है कि निर्दोष फंस जाए तो वो उनके भी वकील करे, वो निर्दोष दिखाया कि कहाँ निर्दोष है कहाँ नहीं है, ये सब ये जांच का विषय है। अपन ये तो तय है कि पेपर तो रद्द हुआ है तो लीक तो हुआ है, लीक हुआ है तो रद्द हुआ है, सरकार ने तो रद्द किया है पेपर, तो रद्द हुआ है तो लीक तो हुआ ही है पेपर, तो कहने के से पेपर तो आया ही है, सिस्टम तो फेल हुआ ही है। तो नेतृत्व के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी का इतना लोभ नहीं करना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, आती जाती रहती है, आती जाती रहती है। जब देश का युवा, देश की जनता आप जवाब मांग रही है, आपसे इस्तीफा मांग रही है, इस्तीफा दे दो, क्यों लड़ाई झगड़े में उलझ रहे हो? अपन इस्तीफा देना नहीं चाहते सर, बात इतनी सी है, इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं और गलती इन्होंने की है जब तो इन्होंने पेपर रद्द किया है। तो फिलहाल प्रकाश जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर ये बातें हैं तो आप कांग्रेस के जितने भी या देश के में जितने भी युवा साथी हैं, देश के नागरिक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय? देख, मैं देश के नागरिकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सत्य के साथ रहिए, आंखों को बंद ना कीजिए, जो आपको दिख रहा है उसका विरोध कीजिए, ये लोकतंत्र है। गलत को गलत बोलना सीखिए, सही को सही बोलना सीखिए, गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाइए। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको हमें आपके साथ की जरूरत है, आप सब हमारे साथ लगिए और हमारी आपकी आवाज़ से आवाज़ मिला के हम चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के हम चलेंगे और जो ये तानाशाही राज है इसको ख़त्म करेंगे। तो जनता से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी से ये निवेदन है कि जो भी आपके क्षेत्र के अंदर या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे या कोई केंद्र का कोई इशू हो, कोई भी गलत कार्य हो रहा है तो उसका आप समर्थन कीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से। आज सोशल मीडिया के माध्यम से सारे विरोध हो रहा है, सोशल मीडिया से के माध्यम से करिए या फिर प्रदर्शन करिए, अपन विरोध करिए। गलत चीज का जो नेता आपकी जो भी चीज गलत है उसका विरोध किया जाए, जो भी गलत चीज है उसका विरोध किया जाए और जो नेता जिसको आपने वोट देके जिताया, आपकी वोट से नेता बना है, जो आपका प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसकी आपके जो एमएलए है, जो विधायक है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो आपके क्षेत्र का एमएलए है, आपके वोट से बना है, विकास तो वो आपके जनता के बारे में सोचे, विकास कराए, जनता के हर मुद्दों को उठाए और आपकी आवाज़ बनके विधानसभा में गूंजे। और आपका और क्या नाम इसका जनता से निवेदन है कि अगर आपके क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई एमएलए है जो काम नहीं कर रहा, आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा, आपसे मिल नहीं रहा, तो आप रोडों पे आइए, उनको दिखाइए कि जनता की ताकत क्या है। ये सोचते हैं कई लोग कि हम जहाँ जयपुर की बात करूँ तो कई जगह हम उठते बैठते बात होती है तो बोलते हैं बोले कि हमें तो पार्टी की वोट मिला है, फिर पार्टी जीत जाएगी, कमल फिर खिल जाएगा। नहीं, कमल खिलो चाहे हाथ खिलो, बात जनता की है। जनता सबसे बड़ी
जनार्दन होती है और उसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी को। कोई भी पार्टी हो देश में, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के माध्यम से ही चुनाव के बीच में आप आइए, चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, जनता जिसको चाहेगी उसकी सेवा कीजिए। अच्छा, आप अपनी पार्टी की रणनीति के लिए आगे क्या कुछ करेंगे? तो पार्टी की रणनीति के माध्यम से रणनीति के लिए मैं ये बोलूँगा कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति बहुत सही चल रही है राजस्थान के अंदर। तो और राजस्थान के अंदर हमारा संगठन बहुत मजबूत है और संगठन मजबूती से अपना कार्य कर रहा है, हर मुद्दों को उठा रहा है, जनता की आवाज़ बन के खड़ा है संगठन। और आने वाले टाइम पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही फोकस रहेगा पार्टी के अंदर कि जो नीचे ज़मीनी स्तर कार्यकर्ता है वहाँ जुड़ना जरूरी है, वहाँ जुड़ना जरूरी है। दूसरी बात, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी के लिए समय देता है, उस कार्यकर्ता की पूरी इज्जत रखी जाएगी पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर उसको पद से लेके या कोई चुनाव, पार्षद का चुनाव लड़ना हो या कोई सदस्य बनाना हो, कुछ और करना हो, तो वो पार्टी उनको बनाएगी। हमारा अभी राहुल गांधी जी का साफ संदेश है। अभी पुष्कर में राहुल गांधी जी आए, जब भी उन्होंने ये बोला अपना बूथ जिताना जरूरी है। जो कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करेगा, बूथ जिताएगा, उसको आगे उसके दरवाजे खुले कांग्रेस के लिए। कांग्रेस अब ये जो परी पार्टी है जो कि किसी एमएलए के बच्चे को टिकट दे दिया या किसी परिवार को दे दिया, अब ये सब खत्म होगा। अब जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के साथ खड़ा है, संघर्ष कर रहा है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि धरातल की जो पूरी धरातल की जितनी भी समस्या होती है या धरातल की जो भी चीज़ होती है, वो सिर्फ बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता होता है उसके पास पूरा अनुभव होता है। अब कई पैराशूट से आ जाते हैं तो वो सब सिस्टम खत्म है। कांग्रेस अब जो कार्यकर्ता सच्चा सिपाही होगा कांग्रेस का, उसको आगे लेके आएगी। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आज हमने महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं लट्समाई की ओर से कि पार्टी देश में जो भी आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है या कोई अन्य पार्टी आए, जनता सबसे बड़ी होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। और जनता के साथ खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई आप इस तरह से गलत कार्यों में लगाओगे तो देश का ही नुकसान होगा, देश की ही हालत जो है गिरती चली जाएगी। ऐसे में सभी पार्टी से हमारा यही निवेदन है कि भारत को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप सजग रहिएगा और अपनी जनता का विकास के लिए लगातार कार्य करते रहें और आगे देश को बढ़ाते रहें, यही हम उम्मीद करते हैं। प्रकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.